बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैंने ये इससे पहले दो वीडियो स्ट्रोक के बारे में अपलोड किए हैं। मैंने उम्मीद है आपने देख ली होंगी। ये टॉपिक काफ़ी लंबा चौड़ा और इंतहाई अहम टॉपिक है, क्योंकि ये एक तरह की इमरजेंसी वो प्रॉब्लम है और ख़तरनाक बीमारी हो सकती है। तो मैं इसी वजह से इसको सारी तफसील से डिस्कस कर रहा हूँ। वैसे तकरीबन जो भी मेरे चैनल पे वीडियोज़ हैं वो तकरीबन मैं हर बीमारी का जो है तफसील से डिस्कस करता हूँ, और ताकि आम बंदों को भी, और इतने आसान तरीके से डिस्कस करता हूँ ताकि आम बंदे को भी उसकी समझ आ सके। तो चलें अभी इसके जो जो स्ट्रोक पे जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसका जो अब तीसरा पार्ट पे आते हैं, तो मैं इस पे इंशाल्लाह मैं डायग्नोसिस और जो है इसकी ट्रीटमेंट डिस्कस करूँगा। अगर ये वीडियो भी ना लंबी हुई तो मुझे उम्मीद है कि चौथा पार्ट नहीं बनाना पड़ेगा। एनीवेज, तो जब पेशेंट जब हमारे पास जब स्ट्रोक के पेशेंट आते हैं तो ये ज़ाहिर है कि इमरजेंसी होती है, तो वो सारा वो इमरजेंसी का जो प्रोटोकॉल है वो सारा वो हॉस्पिटल का वो एक्टिव हो जाता है। तो वो जो है ना वो कि पहले हम डिटर्मिन करते हैं कि स्ट्रोक किस टाइप का आपको हुआ है, ठीक है, पेशेंट को मतलब। ठीक है, उसमें यह कि जो सबसे जो इम्पोर्टेंट टेस्ट आमतौर पे वो सीटी स्कैन या फिर कुछ और इमेजिंग टेस्ट जो है ना फौरी तौर पे हम करवाते हैं। तो फिर ये कि अगर फिर और मतलब उनको कोई और पॉसिबल कॉज है जो है ना, मतलब रूल आउट करने के लिए भी टेस्ट करवा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कोई ब्रेन ट्यूमर है या कोई ड्रग रिएक्शन है, तो उसके लिए टेस्ट एडवाइस कर सकते हैं। तो इसके जो टेस्ट हैं जो ना वो जो है ना जब जब पेशेंट हमारे पास आता है तो ज़ाहिर है उसको पहले तो हम फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं कि मतलब उसका ज़ाहिर है हार्ट का भी चेकअप करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करके न्यूरोलॉजिकल एग्ज़ाम भी करते हैं कि आपके जो ना आपके जो ब्रेन को कितना वो इन्वॉल्व कर लिया उस स्ट्रोक ने, मतलब कितनी वो ब्रेन की वो सिम्टम्स आगे हो रही हैं। मतलब वो ज़ाहिर है सब कुछ हम जल्दी जल्दी में करते हैं, ठीक है। फिर ब्लड टेस्ट वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं कि जो है ना आपका जो कि क्लॉटिंग आपका ब्लड कितनी वो जल्दी आपका क्लॉट होता है, मतलब क्लॉटिंग स्टडीज जो आती हैं। फिर ब्लड शुगर वगैरह टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि या फिर इन्फेक्शन का कभी ख़तरा होता है तो वो भी इसके हवाले से भी टेस्ट करा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया इसका जो सीटी स्कैन काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो सीटी स्कैन तो काफ़ी हॉस्पिटल में मौजूद होता है। तो सीटी स्कैन जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो उसमें यह है कि आपकी जो ब्रेन में जो ब्लीडिंग हो रही है या फिर स्कीमिक स्ट्रोक हुआ है या फिर कोई ट्यूमर है या कोई और कंडीशन है, वो उसमें आमतौर पर डिटेक्ट हो जाती है। तो इसमें इसमें एक वो दूसरा एक तरह का वो जो है, अगर लेट से एक ज़रा ज़्यादा थोड़ा तफसील से देखना पड़े तो जो ना वो कभी कभी डाई भी इंजेक्ट करते हैं ब्लड स्ट्रीम में। तो वो जो ना आपकी जो ना आपके जो नेक और ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स आती हैं उनको जो ना अच्छे तरीके से अगर हम देखने उन्हें एनालाइज करने के लिए ना, तो वो जो है कंप्यूटराइज टोमोग्राफी मतलब एंजियोग्राफी सीटी ए भी रिकमेंड करते हैं। ये बेसिकली सीटी स्कैन ही होता है जिसमें, लेकिन वो डाई इंजेक्ट करके मतलब ज़्यादा तफसील से जो है ब्लड वेसल देखते हैं। फिर इसके अलावा एमआरआई भी एक बड़ा अच्छा टेस्ट है। उसमें यानी कि वो पावरफुल रेडियो वेव और मैग्नेट्स यूज़ होते हैं, जिसमें जो ना आपका ब्रेन का एक तरह का डिटेल भी होता है। तो उसमें यह ना कि अगर स्कीमिंग स्ट्रोक से ब्रेन का टिश्यू डैमेज हुआ है तो वो डिटेक्ट हो जाता है, ब्रेन हेमरेज भी डिटेक्ट हो सकता है। या फिर यह कि उसमें उसी इसमें भी फिर ये होता है कि अगर आपको मतलब आप देखना चाहते हैं कि ब्लड वेसल को ज़्यादा अलर्ट से आर्टरीज या वेन को ज़्यादा हाईलाइट करना चाहते हैं, तो मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी और मैग्नेटिक रेजोनेंस वेनोग्राफी भी कर सकते हैं, मतलब आर्टरीज या वेन को ज़्यादा डिटेल से स्टडी करने के लिए। फिर एक टेस्ट आता है इसमें एक कैरोटेड अल्ट्रासाउंड। इसमें यह होता है कि जो आपकी जो करोटेड आर्टरी जो आपकी जो गर्दन में जो करोटेड आर्टरीज हैं उसको डिटेल इमेज देखने के लिए करोटेड अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। उसमें ये टेस्ट में पता चल सकता है कि आपके जो कोई प्लैक्स मतलब जो जो फैट का डिपॉजिट्स जो तो नहीं है, ठीक है, तो जो मतलब ब्लड फ्लो को रोक सकते हैं। तो ये मतलब ये इसमें जो करोटेड अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं। फिर कभी कभी ये सेरिब्रल एंजियोग्राम का भी टेस्ट वो यूज़ कर सकते हैं। उसमें ये कि वो जो है एक तरह की वो थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब जिसको कैथेटर कहते हैं, वो स्मॉल इंसिजन से जो ना आमतौर पे ग्रोइन में इंसर्ट करके ना वो जो उसको फिर गाइड करते हैं मेजर आर्टरी जो ना आपकी जो करोटेड और फिर जो वर्टेब्रल आर्टरी होती हैं जो ब्रेन के वो लीड का जा रही होती हैं। तो उसमें वो डाई इंजेक्ट करते हैं तो ताकि ज़्यादा वो उसका एक्सरे पे इमेज क्लियर हो जाए। तो ये आमतौर पे इतना नहीं यूज़ होता टेस्ट जो है ना, लेकिन ये कि अगर डिटेल व्यू किसी को देखना हो आर्टरीज का मतलब ब्रेन और नेक में, तो वो ये कभी कभी टेस्ट करवा लेते हैं।
फिर यह कि एकोकार्डियोग्राम जो मतलब हार्ट का जो वो एक तरह का अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपका हार्ट का डिटेल इमेज पता चलेगा। उसमें यह कि आप चूँकि हार्ट से भी एक वो सोर्स है जो आपके क्लॉट्स मतलब ओरिजिनेट होते हैं और वहाँ पे ब्रेन में चले जाते हैं, तो वो जो है ना वो चेक कर सकते हैं इकोकार्डियोग्राम के थ्रू, ठीक है। अब ये तो हो गया डायग्नोस। अब जाते हैं इसकी ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं। तो जो इसकी ट्रीटमेंट पे, एक तो सबसे पहले तो जब हमारे पास आ रहा है ये इमरजेंसी होती है स्ट्रोक की, तो उसमें वो हम एनालाइ पहले असेस करते हैं कि ये बंदे को इस्कीमिक स्ट्रोक है, हैमरेजिक या हेमोरेजिक स्ट्रोक है, तो उसकी ज़रा ट्रीटमेंट वो डिफरेंट है। तो पहले तो मैं जो इस्कीमिक स्ट्रोक की आपको बताता हूँ। जो इस्कीमिक स्ट्रोक की जो उसका यानी कि सबसे पहले तो हमारी यही कोशिश थी कि जो आपका जो ब्रेन का जो ब्लड फ्लो है वो पूरी तरह रिस्टोर हो जाए। तो उसमें इमरजेंसी आईवी मेडिकेशन आती है, ठीक है। वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट मेडिकेशन आती है जिसको रिकम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर मतलब टीपीए जो है मुख्तसरन उसको कहते हैं, उसको अल्टीप्लेज भी कहते हैं। वो एक तरह का गोल्ड स्टैंडर्ड है इस्कीमिक स्ट्रोक के लिए। तो वो जो है ना आमतौर पे विदिन 3 आवर्स मतलब हम किसी जो आम की वेन में इंजेक्ट करते हैं और वो जो है ना वो क्लॉट को डिज़ोल्व कर देती है मेडिसिन। तो उससे कभी कभी जो है ना काफ़ी कुछ पेशेंट जो है ना इससे मतलब फुली रिकवर भी हो जाते हैं, अगर मतलब टाइम पे ये जो है ना ये टीपीए मिल जाए। तो ज़ाहिर है इसके साथ फिर हम इसको देने से पहले रिस्क असेसमेंट भी करते हैं कि कोई ब्लीडिंग वगैरह का ख़तरा तो नहीं है, ठीक है। और जब हमें पता चलता है कि ब्लीडिंग का ख़तरा नहीं है तो फिर हम टीपीए रिकमेंड करते हैं। तो इससे कभी कभी मतलब कुछ पेशेंट फुली रिकवर भी कर जाते हैं। तो ये जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है इस्कीमिक स्ट्रोक के लिए। फिर ये कि इस्कीमिक स्ट्रोक में इसमें यह ना कि जो कभी एक और भी ऑप्शन हम इख्तियार कर सकते हैं, जिसमें यह है कि आपका जो ये जो टीपीए है जो मैंने बताया जो है ना वो कभी कभी हम डायरेक्टली जो है ना ब्रेन में इंजेक्ट कर सकते हैं। मतलब जो है ना एक तरह का वो कैथेटर जब लॉन्ग वो जो एक तरह की थिन ट्यूब होती है वो या आपके ग्रैंड से वो आर्टरी से किधर दिए वो दाखिल करते हैं, तो वो जो है सीधा वो थ्रेड करते हैं ब्रेन तक, ठीक है, ताकि टीपीए वहाँ पे डायरेक्टली डिलीवर हो जाए। इसके अलावा जो है ना आप जो है ना एक स्टेंट रिट्रीवर होता है, मतलब जो है ना कि आपको वहाँ जो ब्रेन में जो क्लॉट बना हुआ है तो उसमें जो है ना वो कैथेटर के साथ डिवाइस अटैच करते करके ना वो डायरेक्टली क्लॉट जो है ना उसकी जो है ना ब्रेन की जो वेसल्स है वो निकाल सकते हैं। ख़ास तौर पे ये उन लोगों के लिए मुफीद है जिनको कोई लॉज क्लॉट्स का मसला है, मतलब जो है ना जो उनको जो टीपीए देने से जो अगर वो डिज़ॉल्व नहीं हुआ तो ये जो ना मतलब स्टेंट रिट्रीवर से भी जो क्लॉट रिमूव कर सकते हैं। आमतौर पे ये जो प्रोसीजर कम्बिनेशन में दिया जाता है जो इंजेक्शन मतलब टीपीए के इंजेक्शन के साथ। फिर इसमें ये कि इस्कीमिक स्ट्रोक में कुछ और प्रोसीजर भी आते हैं जो वो उसकी डिटेल में तो ऐसे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। एक कैरोटिड एंड आर्टरेक्टमी एक प्रोसीजर होता है। उसमें ये होता है कि जो कैरोटिड आर्टरी जैसा मैंने पहले बताया वो नेक में वो वैसे होते हैं जो दोनों नेक की दोनों साइड पे कैरोटिड आर्टरी होती है। तो वो जो है ना वो ब्रेन को जो है ना वो सप्लाई करती है ब्लड, ठीक है। तो उसमें ये होता है ये कराटेड एंड आर्टरेक्टमी में क्या होता है कि जो एक तरह की वो सर्जरी है जिसमें यानी कि आपके अंदर उसमें ब्लॉक चला गया है तो वो जो है ना उसको और रिमूव करते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोसीजर है, ठीक है। इसके अलावा जो है ना फिर एंजियोप्लास्टी जैसे हार्ट की एंजियोप्लास्टी और स्टेंट्स भी इसमें यूज़ हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो सर्जन होता है वो जो कैथेटर वो डालता है ग्राइन की जो आर्टरी से, फिर वो कराटर आर्टरी में वो कैथेटर जाता है। उसमें यह कि उस पर बैलून लगा होता है कि जो है ना वो जो नैरो आर्टरी होती है उसको इन्फ्लेट करने के लिए, तो इसको एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंटिंग कहते हैं। तो फिर यह कि उसमें जो है ना उसमें स्टेंट डाल देते हैं कि ताकि जो है ना आपकी जो है ना वो जो आर्टरी जो है ना वो उसको ओपन ही रहे, ठीक है। तो जैसे हार्ट का प्रोसीजर होता है तो एंजियोप्लास्टी स्टेंट्स ये जो है ना इसमें जो है ना वो इसमें भी हो सकती है, मतलब कैरोटिड आर्टरीज़ की जो जो नैरोड आर्टरीज़ को जो है ना एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको मैनेजमेंट ट्रीटमेंट बता दी, मतलब जो है ना इस्कीमिक स्ट्रोक के लिए। अब मैं जो है ना हेमोरेजिक स्ट्रोक जो मतलब जिसमें जो है ब्लड जो है ना ब्लड लीक होता है या शरेआन फट जाती है उसकी मैं आपको मैनेजमेंट बता देता हूँ। तो हेमोरेजिक स्ट्रोक में चूँकि ज़ाहिर है वो एक तरह की वो शरेआन फटी होती है, मतलब ब्लड ब्रेन में लीक हो रहा होता है, तो उसकी ज़रा ट्रीटमेंट ज़ाहिर है डिफरेंट है। तो इसमें ये होता है कि उसमें एमरजेंसी मैयर्स में क्या होता है कि अगर कोई लट से बंदे ने ब्लड थिनिंग ड्रग ले रहे हैं तो ठीक है,
जो ब्लड क्लॉट के लिए प्रिवेंट करने के लिए, तो वो ज़ाहिर है उसको जो उसको काउंटरैक्ट करने के लिए जो है ना हम ड्रग देते हैं। ठीक है, ठीक है। या फिर ब्लड जो है ना ब्लड प्रोडक्ट्स के जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं उसकी ब्लड थिनिंग के जो काउंटरैक्ट करने के लिए वो दिए जा सकते हैं, उनके जो ब्लड प्रोडक्ट्स के ट्रांसमिशन में कह रहा हूँ। ठीक है, उसमें यह कि उसमें जो आपकी जो इंट्राक्रैनियल मतलब ब्रेन में जो कि प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको लोअर करने के लिए ड्रग दी जाती हैं, और या ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। फिर यह कि जो आपका जो ब्लड वेसल्स जो है ना उसका जो स्पैज़म हुआ होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए ड्रग इमरजेंसी मतलब कुछ ड्रग दी जा सकती हैं। फिर इसके अलावा अगर अलर्ट से कि अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी है ब्रेन में, तो उस पर ब्रेन पे प्रेशर आ गया तो कभी कभी फिर सर्जरी करनी पड़ती है, ताकि जो है ना उसको ब्लड को निकालने के लिए, ताकि ब्रेन पे प्रेशर ना आ रहा है। ठीक है, फिर यह कि इसमें जो है ना आपकी जो ब्लड वेसल्स की रिपेयर करने के भी जो है ना वो जो जो हेमोरेजिक स्ट्रोक को मतलब जो है लीड करती हैं जो ब्लड वेसल्स के लिए, वो सर्जरी भी हो सकती है। उसमें मतलब सर्जिकल क्लिपिंग और जो काफ़ी एक तरह के प्रोसीजर हैं, जो फिर आर्टेरियो वेनस मालफॉर्मेशन की, उसमें मैं समझता हूँ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये एक स्पेशलाइज फील्ड है। मतलब ये मेरा ओवरऑल कहने का है कि जब हेमरेजिक स्ट्रोक होता है तो चूँकि उसमें ब्रेन का जो हेमरेज होता है तो उसको जो हेमरेज को मतलब प्रेशर अगर दिमाग पे आ गया तो उसको ज़्यादा ब्लड निकालने के लिए सर्जरी भी की जा सकती है, या फिर जो ना लेट से कि जो इस बंदे ने जो ऐसी ड्रग्स वो उसने ली हुई हैं जिस वजह से हेमरेज आ रहा है, तो उनको अपोजिट उनकी काउंटरैक्ट करने के लिए ड्रग दी जा सकती हैं जो मैंने पहले बताई हैं। ठीक है, यानी इसके एक तरह के ये समझने के अपोजिट एक तरह की ट्रीटमेंट है, स्कीमिक स्ट्रोक की डिफरेंट है और इसकी जो है ना हेमरेजिक स्ट्रोक की जो है ना उस तरह की डिफरेंट है। ठीक है, तो अब ये तो मैंने इसकी जो है बता दी मैनेजमेंट। अब ये है कि इसके मैं जो स्ट्रोक रिकवरी और रिहेबिलिटेशन भी बताता हूँ, ये वीडियो भी नहीं लंबी है, पहले मुख्तसरन मैं आपको बताता हूँ कि जो इसमें यह रिकवरी और रिहेबिलिटेशन का भी बहुत अहम रोल है स्ट्रोक के लिए। तो उसमें यह कि जो पेशेंट ये चूँकि ज़ाहिर एमरजेंसी में या एमरजेंसी मेडिकल एमरजेंसी है, तो उसकी जब एमरजेंसी जब ट्रीटमेंट देते हैं तो उसके बाद उस हम पेशेंट को बड़ी क्लोजली मॉनिटर करते हैं कम अज़ कम 1 दिन तक। ठीक है, तो उस पर यह है कि जो मतलब जो है ना हमारा ये बेसिकली एक तरह की ये वो कोशिश ये होती है डॉक्टर्स की जो है ना कि जो पूरे बल्कि स्टाफ, क्योंकि ये जो एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच मतलब पेशेंट को स्ट्रोक को जो पेशेंट आते हैं वो एक तरह का पूरा हॉस्पिटल का एक काफ़ी अमला इन्वॉल्व होता है। ये नहीं है कि एक डॉक्टर ही मॉनिटर करे, तो क्योंकि ज़ाहिर है कि पूरा हॉस्पिटल के सेटअप है, तो उसकी वो जो है हमारी कोशिश होती है कि जो उसके जो बिल्कुल जो है ना उसके ताकि नेचुरल जो जो पहले वाले फंक्शन जो है ना वो पेशेंट मतलब अपनी मुकम्मल जो मतलब स्ट्रोक होने से पहले उसकी जो उस तरह की मतलब ओरिजिनल कंडीशन बेहतर हालत में वो वापस आ जाए। तो सारे जो है ना उसमें ये सारे एक तरह के वो हम मैयर इस्तेमाल करते हैं। तो आमतौर पे ये ज़ाहिर है जैसे कि आपको पता ही होगा कि अगर लेफ्ट से आपकी लेफ़्ट साइड पे जो है ना आपका ब्रेन में जो इन्वॉल्व स्ट्रोक का वो इन्वॉल्व हुआ है तो आपकी राइट साइड इफेक्ट होती है। इसी तरह राइट साइड का अगर ब्रेन को स्ट्रोक हुआ है तो लेफ़्ट साइड की जो ना आपकी जो बॉडी इन्वॉल्व होगी। मतलब ये कि राइट साइड पे अगर आपका ब्रेन का जो स्ट्रोक हुआ है तो लेफ़्ट साइड जो आपका ये समझ लें जो सारी सिम्टम्स आमतौर पे लेफ़्ट आती हैं, तो क्योंकि अपोजिट वो होता है। और अगर लेफ़्ट साइड का ब्रेन इन्वॉल्व हुआ है तो आपकी राइट साइड पे सिम्टम ज़्यादा आ जाएंगी। तो ये भी मतलब उसके हिसाब से फिर हम आगे इसको पेशेंट्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं। उसमें ये है कि जो मतलब इमरजेंसी जो जब मैंने बताया ना कि शुरू में उसको मॉनिटर करते हैं, फिर बाद में जब पेशेंट अब थोड़ा बेहतर होना शुरू हो जाता है फिर उसमें रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम होते हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल में, तो उसमें हम उसको उसमें काफ़ी एक पूरी टीम होती है डॉक्टर्स की, मतलब डॉक्टर जो ट्रेंड होता है, न्यूरोलॉजिस्ट होता है, रिहेबिलिटेशन नर्स होती है, डाइटिशियन, फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच पैथोलॉजिस्ट में, चूँकि सारे ज़ाहिर है एक बंदे को जैसे सारी कॉम्प्लिकेशन हुई हैं, जैसे स्पीच की प्रॉब्लम है, उसको जो है चलने में प्रॉब्लम है, तो वो फिजिकल थेरेपिस्ट आ जाएगा। तो ये सारा एक तरह का मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के तहत उसको हम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में डालते हैं। तो जो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम पेशेंट का होता है उसमें फिर सारे ये डिपार्टमेंट एक साथ एक तरह का काम करते हैं, मतलब स्पीच थेरेपिस्ट भी जो उसकी स्पीच की प्रॉब्लम उसको वो टेक केयर करेगा, उसका फिर फिजिकल थेरेपिस्ट है उसकी मूवमेंट में प्रॉब्लम है, तो वो सारा मतलब एक तरह का वो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में आ जाता है। तो इसमें क्योंकि ये दायरा एक बड़ा एक इमोशनल ड्रामा है, तो उसमें यह है कि आपको ये सारा एक तरह का एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपकी जो फिज़िकल जो इमोशनल रिकवरी जो है ना वो
एक तरह का टफ टफ वो वर्क है और टाइम ले सकती है, ठीक है। आप फिर ये कि पेशेंट जब थोड़े आस्ता आस्ता वो रिकवर हो जाते हैं, स्पोर्ट को हम स्पोर्ट ग्रुप में कह सकते हैं कि स्पोर्ट ग्रुप में ज्वाइन करें। फैमिली फ्रेंड ज़ाहिर इन्वॉल्व होते हैं तो वो उनका वो ख्याल रख सकते हैं। मतलब जो है ना कि जितना मतलब बेसिकली हमारी कोशिश यही होती है कि 100% पेशेंट जो है ना बिल्कुल सेहत उसकी उसमें नॉर्मल आ जाए। तो कुछ पेशेंट रिकवर कर जाते हैं जल्दी, कुछ पेशेंट मैंने जैसे वीडियो के शुरू में बताया ना कि जो इसकी वीडियो के जितना जल्दी इसकी ट्रीटमेंट स्ट्रोक की हो जाए इतना वो पेशेंट का जो है ना रिकवरी का और उसकी कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करने का अच्छा चांस होता है। तो मुझे उम्मीद है, अब ये शुक्र है कि ये टॉपिक ख़त्म हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्ट्रोक के बारे में तीनों वीडियोस काफ़ी पसंद आई होंगी। अगर आपको किसी बंदे को इस तरह की प्रॉब्लम है तो वो ज़रूर कमेंट कर सकता है, या कुछ और आपके ध्यान में क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, तो मैं इंशाल्लाह जो है ना आपके जो कोई भी कमेंट करता है तो मैं कमेंट के तो तकरीबन हर एक कमेंट के मैं रिप्लाई करता हूँ। तो बाकी इसके अलावा अगर आपको कुछ और बीमारी का मसला है, कोई और रिलेटिव फ्रेंड इन्वॉल्व है, अगर आप किसी बीमारी के मतलब और जानना चाहते हैं या वीडियो बनवाना चाहते हैं उस बीमारी के मतलब, तो आप इस पे भी कमेंट कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह मुझे टाइम मिला तो उस टॉपिक पे इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो भी बनाऊँगा। चलें ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली अगली किसी बीमारी के मतलब वीडियो में इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।